हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2017 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स: केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। राइट। और इस वाले वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे केमिस्ट्री में। राइट, सबके 15-15 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 15 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सो राइट 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल अल्फा हाइड्रोजन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब सबसे पहले तो ये वन इक्विवेलेंट क्या होता है? वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब एक ही H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक OH नेगेटिव एक ही H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से हमें वन इक्विवेलेंट दे रखा है। और दूसरी चीज़ जो समझने की वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो हमें पता है ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नंबरिंग कर देते हैं और इसको 2। तो इससे अगला जो कार्बन है उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। सिंपल। यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। राइट। अब ये कह रहा है कि हमें बेस दे रखा है, तो बेस क्या करेगा? बेस जो है वो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। राइट। तो चेक करते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो इसके केस में अगर हम बात करें और यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करें, तो सपोज़ करते हैं ये 3 हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे अलग से इसको लिख लेते हैं, और एक OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज हमें पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ से हम ये प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो यहाँ से भी निकलेगा प्रोटॉन और यहाँ से भी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ ये तो नहीं होगा आंसर। फिर इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि 2 केस बनते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं, एक तो यहाँ से निकल सकता है और एक यहाँ से। राइट, क्योंकि हम मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन देख रहे हैं, तो हम एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तब भी रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ से निकलेगा तब भी रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया अगर हम ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बिल्कुल है। और इस केस में अगर हम देखेंगे कि हम यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये कुछ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। राइट, दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है। तो इसके केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे जो कार्बन है इसके नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बजाय ये हाइड्रोजन निकलने के, कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे हम एक इक्विवेलेंट में? ये। तो यहाँ से निकलेगा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन से निकलेगा यहाँ से, तो आंसर है हमारा ये। और इन सब केसेस में यहाँ से नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, एक इक्विवेलेंट निकालेंगे तो। राइट, तीनों जगह बन सकता है, लेकिन मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ये, क्योंकि इस टाइप को बोलते हैं एक्टिव, इस टाइप के ग्रुप को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स, जो कि जिस पे लगे जो हाइड्रोजन है
वो काफ़ी एसिडिक होता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ से निकलने के बजाय यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कार्बोनिल का। इसके केस में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा -M शो करता है, तो ये तो इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा इससे, राइट। तो यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, यहाँ ये, क्योंकि यहीं से ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इस केस में हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगी, राइट। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। तो बेस का सबसे पहला मतलब क्या होता है, बेस का मतलब वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो, राइट, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है इजीली, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ लोन पेयर हो, राइट। और अगर हमें बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब बेस की स्ट्रेंथ देखनी है बेसिकली, तो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव लेता है। तो जैसे ही बेस H पॉजिटिव लेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, कंजुगेट एसिड। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा हमारा, उतने ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं, और इसके पास 1 है। तो मतलब इन दोनों की तो श्योर बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, मतलब फर्स्ट वर्सेस थर्ड, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कंजुगेट एसिड बना लेते हैं, राइट। तो यहां से हमने इसको H पॉजिटिव दिया, और यहाँ पे ये इसका कंजुगेट एसिड बन गया, राइट। ये फर्स्ट था। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में कुछ ऐसा कंजुगेट एसिड बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोन पेयर देने के बाद भी, लोन पेयर डोनेशन करने के बाद भी जो ये हमारा कंपाउंड है ना, ये एरोमेटिक है, राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी कंजुगेट एसिड की ज़्यादा हो गई एरोमेटिक होने की वजह से, तो इसका जो बेस है वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, राइट। तो इसकी तो सबसे ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमने ये कहा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये दोनों तो पहले ही जीत चुके हैं। और अब बचे सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में से अगर हम सेकंड की बात करें तो हमें पता है ये पायरोल है। पायरोल है तो ये खुद एक एरोमेटिक है, राइट, क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिंग करंट है, साइक्लिक कंजुगेशन है, तो ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक है इस लोन पेयर की वजह से ये, तो ये लोन पेयर तो ये डोनेट कभी भी नहीं करेगा, राइट। तो अगर लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं सकता तो इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। तो ये तो आंसर हमारा कैंसिल। बच गए हमारे पास ये 3 ऑप्शंस। तो वैसे तो अब हमारे पास सिर्फ बचा कौन सा, फोर्थ। तो फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। और ये ऑर्डर क्या बन गया, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। तो आंसर है हमारा
बी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वाई। इसकी स्ट्रक्चर हमें बतानी है और हमें ये एक रिएक्टेंट दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, ये रिएजेंट दे रखा है, इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, फिर दूसरा रिएजेंट दे रखा है, इससे हमारे पास प्रोडक्ट वाई बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप्स है, ये कार्बोनिल ग्रुप्स है। इसका तो हमें पता है कि ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये तो रिडक्शन करेगा, समझ में आती है बात। लेकिन बात आ जाती है कि ये क्या करेगा। तो देखो ये रिएजेंट काम आता है प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्शन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। अब प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप को, सपोज करते हैं हमें दो ग्रुप दे रखे हैं, मतलब दोनों ही हमारे जो रिएजेंट है इससे दोनों रिएक्टिव है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही ग्रुप इससे रिएक्ट करे और दूसरा ऐसे इंटैक्ट रहे, इससे रिएक्ट ना करे। तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करवा देते हैं एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की, एक प्रोटेक्टिंग एजेंट की प्रेजेंस में, राइट। और ये जो है ये हमारा इस रिएजेंट से रिएक्ट करके हम डिजायरेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वैसा ही एक प्रोटेक्टिंग एजेंट है ये। तो हमारे पास ये कंपाउंड है। अब इतनी बात समझ में आती है कि हमें कि ये प्रोटेक्ट करेगा किसी न किसी ग्रुप को। अब ये किसको प्रोटेक्ट करेगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास OH, ये OH और HCl गैस की प्रेजेंस में हमें दे रखा है। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। तो ये जो है इसके लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड खुल जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसका मैकेनिज्म है, उसको मैकेनिज्म जानने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि ये प्रोटेक्ट करके कुछ ऐसा सब प्रोडक्ट बनाएगा फाइनली। ठीक है, इसका काम ख़त्म हो चुका। अब बस ये बन गया हमारे पास वाई प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हमें दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, राइट, जितने भी, उन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। तो यहाँ पे भी ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया कन्वर्ट अल्कोहल में। और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है H2O। तो H2O की प्रेजेंस में जितना बचा कुचा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वो रिएक्ट करके H2 गैस बना लेगा और यहाँ पे हमारा जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, जितना भी बचा कुचा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये H2O देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम इसका डीप्रोटेक्शन करवा दें। ठीक है, मतलब जैसे ही हमने प्रोटेक्शन करवाया था इस तरीके से हम इसमें कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसको डीप्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको डीप्रोटेक्ट करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये तभी बनेगा जब इसमें H पॉजिटिव का कोई सोर्स दिया होगा, तभी डीप्रोटेक्शन होगी, राइट। तो इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव का सोर्स नहीं है तो यहाँ पर डीप्रोटेक्शन नहीं होगी, तो हमारा ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट सिर्फ बनेगा ये, और यही है हमारा Y। तो आंसर अगर मैच करेंगे हम तो ये तो है नहीं, ये है आंसर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर से ऑर्गेनिक का ही है। द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द कार्बोनिल ग्रुप एक्स शोज द हाइएस्ट रिएक्टिविटी। अब इन सब की प्रेजेंस में इनमें से कौन सा इमीन प्रोडक्ट बनाएगा। अब इमीन प्रोडक्ट दिखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये होता है इमीन, राइट। और एक ऐसा और होता है कुछ जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये होता है इमीन, और ये होता है इमीनियम आयन। तो हमें बनाना है ये, राइट। तो ये पूछ रहा है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा तेज रिएक्ट इस पर्टिकुलर से कौन करेगा, राइट। तो इसके पास तो लोन पेयर है, हमें पता है, और ये लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा दिख रहा है हमें, ये, क्योंकि यहीं पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो ये इन सब में से किस पे अटैक करेगा, जिसमें ये एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्सटेंट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाई होगा। तो इन सब में से हमें ये देखना है सिर्फ कि ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस में सबसे ज़्यादा होगा। ये देखने के लिए हमें इसके साइड ग्रुप्स देखने होंगे कि साइड ग्रुप्स अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो डोनेटिंग है, ये तो प्लस एम से डोनेट करेगा इसको, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक टाइम पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, राइट। ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये नाइट्रो ग्रुप है, ये माइनस एम शो करता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया एक बार के लिए, मान लेते हैं। ये सी एन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये NO2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन हमें पता है कि NO2 की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो CN से ज़्यादा होती है, राइट। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब बचे ये दोनों। तो इस केस में देखो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, और इस केस में हमारे पास CH3 है जो कि प्लस आई शो कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा बजाय कि इसके, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम शो कर रहा है ये। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी यही होगा, और यही इमीन प्रोडक्ट बनाएगा। तो इमीन प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे ये इस तरीके से 1 2 एंड 3, ये हमारा इमीन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हमारा आंसर पूछ रहा है कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो इसकी। प्रोडक्ट तो पूछ नहीं रहा, लेकिन मैंने जनरली बता दिया कि इमीन प्रोडक्ट ऐसा बनता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि SnCl टू केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। SnCl टू डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस टू फॉर्म दिस SnCl3 नेगेटिव, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SnCl3 नेगेटिव आयन। तो इसको हमें पता है SnCl3 नेगेटिव है, और हमें स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमें पता है कि ये 14th ग्रुप है, तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम है हमारे पास 3, क्योंकि Cl नेगेटिव है ना, Cl आयन्स है, Cl एटम्स है, क्लोरीन एटम्स,
और एक हमारे पास एनायन है, एनायनिक चार्ज है। तो इसमें रख देंगे वैल्यू 4 + 3 + 1 = 8/2 और यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ गया 4 और 4 के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 है। राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब लोन पेयर्स भी निकाल सकते हैं हम, हमें पता है कि लोन पेयर कितने होते हैं, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो 1 लोन पेयर आ जाएगा। और 1 लोन पेयर आने के बाद इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे SN है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और ये यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये हमारा बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमें एक बात पता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो MOT और VBT में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, राइट। जो इसमें सेंट्रल एटम होगा उसकी ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है। लेकिन जब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात आती है तो इसमें डिफरेंट एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं और नई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। ये हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को नहीं मानती। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करती हैं और उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल ही सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, और वी कैन से कि सेम ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, तो वो तो बहुत और भी अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे 2s हमें पता है स्फेरिकल होता है और सेम साइज का ही होगा। अगर 2s है तो सेम ही ऑर्बिटल है तो सेम साइज का, सेम एनर्जी का। तो ये बेसिकली ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेसिकली, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, राइट, क्योंकि ऑर्बिटल्स अपने आप में वेव्स हैं और वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज करते हैं इसका ये वेव है, इसकी वेव ये है, राइट, और इसकी वेव कुछ ऐसी है। तो हमने 2 टाइप के फिनोमेना पढ़े होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में हमें पता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव में इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो अगर सेम फेज में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इसमें क्या होता है कि सेम फेज में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है और इसमें डिफरेंट फेज में। तो जैसे ही ये सेम फेज में ऑर्बिटल्स हो, अब हमें ये भी पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, राइट। तो यहां पे 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये बनेगा बॉन्डिंग और ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इनको ओवरलैप करवा के इनकी पिक्चर देखें तो कुछ ऐसी बनेगी, ये इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे,
और एंटी बॉन्डिंग में ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और यही नोड कहलाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती वही नोड होती है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में तो सिर्फ एक ही नोड आएगी, इसकी बॉन्डिंग में 0 नोड, राइट। और कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नोड्स पूछ लेता है, नंबर ऑफ नोड्स। तो उस केस में हमारे पास अगर रेडियल नोड्स पूछे तो उसका फॉर्मूला है n-l-1। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हमें एंगुलर नोड्स के बारे में पूछ ले तो वो होता है इक्वल टू l, जो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। और l की वैल्यू आपको पता है 0, 1, 2, 3 s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स के लिए, राइट। तो कभी अगर डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि सिर्फ हमें एक ऑर्बिटल में बताना है, 2s में बताना है, मान लो 3s में बताना है, मान लो 3p में बताना है, ऐसे 4f में बताना है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन। तो हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये कैसे एग्जिस्ट करता है, CH3 CH2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Mg और यहाँ पे X, यहाँ पे पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन दिख रही है, यही इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन दिख रही है हमें। तो ये यहाँ पे आएगा और इस पे अटैक कर देगा, राइट। और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 और ये C6H5। ये मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है। सबके बारे में बात करते चलेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, फिर से मैंने OH लिख दिया यार, ये O नेगेटिव बनेगा ना यहाँ पे O नेगेटिव। ये O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव लेगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, ये OH बन जाएगा और ये एज इट इज़ ये C6H5। अब फिर से ये हमारे पास A बन गया। अब फिर से हमें क्या दिखा है, फिर हमें क्या दे रखा है, H2SO4, फिर से H पॉजिटिव का सोर्स दे रखा है। ये अब ऑब्वियसली यही एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इसको, और इसके सिवा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से ये H2O पॉजिटिव का, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमें पता है कि ये एक स्टेबल लिविंग ग्रुप है वाटर, तो ये निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया और अब यहाँ से हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा के यहाँ पे एल्कीन बना सकते हैं। और सिंपली हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे कि ये हमने एलिमिनेट करवा दिया और यहाँ से H2O निकल गया। ये हमारे पास B प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद हमें दे रखा है O3ZnH2O। अब ये पता है हमें ओजोनोलिसिस है ये, और ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, बेसिकली इस डबल बॉन्ड को हटाकर ऑक्सीजन लगा देते हैं दोनों जगह पे। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब मैच कर लेते हैं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, ये यहाँ पे एक और CH3 है। तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं थी और 2-3 स्टेप्स में तो रिएक्शन पूछता ही है हमसे, तो इस हिसाब से हमको तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल Mn पॉजिटिव, जिसकी N पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है,
हैज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं और वो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में आएंगे तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। पहले तो ये ग्राउंड स्टेट होता है, फिर इसको एनर्जी मिलती है, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है और जैसे ही लिगेंड की प्रेजेंस में ये आता है तो वैसे ये स्प्लिट हो जाता है। तो ये बन गया T2G और ये Eg। अब हमें पता है कि D में 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरा जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही। अगर पेयरिंग हो जाती तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नीचे आ जाते, तो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है कि मेटल हैज़ अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन 4s2 3d5। अब ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी आयरन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और अगर इसकी ग्राउंड स्टेट ये है 4s2 3d6 और हमें पता है कि स्प्लिट होने के बाद हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने डी में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और डी से इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले ये 4s से इलेक्ट्रॉन निकालता है, राइट। तो पहले इससे निकलेगा और फिर इससे निकलेगा। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये निकलेंगे, 1 ये निकलेगा, तो मेटल हमारा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद M3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमें लिगेंड्स के बारे में पता है और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आएगी 2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3। ये तो आप निकाल सकते हो यार, x करके इसकी -1 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी -1 होती है और इसकी -1 होती है। इसको इक्वेट कर देंगे -4 के, इसको इक्वेट कर देंगे -3 के, इसको इक्वेट कर देंगे -4 के और इसको इक्वेट कर देंगे -3 के। इस तरीके से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी x + -6, राइट। और यहाँ पे x +-6 और यहाँ पे x +-6 और यहाँ पे x +-6। तो x यहाँ पे +2, x यहाँ पे +3, x यहाँ पे +2 और x यहाँ पे +3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी। अब ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड हमारे पास पता है कि WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पता है कि फ्लोरीन जो नेगेटिव है, ये जो लिगेंड है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड और CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि पेयरिंग करवाता है। अगर पेयरिंग करवाता तो इसमें कुछ ऐसे इस तरीके से आता है, राइट, D5। तो ये तो है नहीं, हमें इस टाइप की स्प्लिटिंग दे रखी है, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से, राइट। कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो इनैंशियोमर जानते ही हमें एक बात पता है कि इनैंशियोमर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। तो इन सब की मिरर इमेज देख लें और सुपर इम्पोज करवा करवा के अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा इनैंशियोमर है। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कुछ ऐसा, इथाइलिन डायमीन दे रखा है हमें, यहाँ पे है हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये कुछ इस तरीके से होगा और ये सारे एक प्लेन में। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि जो हमारी पिक्चर है वो थोड़ी करेक्ट बने।
ये नाइट्रोजन, तो ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम ड्रॉ करें, किधर से भी कर लो, ठीक है, आप इस साइड से कर लो, ऊपर से कर लो, नीचे से कर लो, किसी साइड से भी इसको ड्रॉ कर लो, सेम ही जो हमें रिजल्ट चाहिएगा कि हमें नॉन सुपर इम्पोज करवा के देखनी है, सेम वही रिजल्ट आएगा। तो सपोज करते हैं हम इधर से मिरर इमेज इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे सेम ही कलर से बना लेते हैं इसको, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये नाइट्रोजन यहाँ पे और ये नाइट्रोजन यहाँ पे, ये इससे कनेक्ट हो गया, सॉरी नहीं इस तरीके से नहीं होगा, ये पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, कोबाल्ट, ठीक है, और ये हमारे पास और ये जो नाइट्रोजन है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपस में हमें पता चल रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, दिख रहा है। इसको उठा के अगर इस पे रखोगे तो ये जो चेन है इसकी CH2 की, ये इस साइड आएगी, तो ये तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी, तो ये एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। अब इन सब में भी ड्रॉ कर करके देख सकते हो, ठीक है, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी एक साइड में भी हमारी इमेज, जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज हो रही है, तो वो मतलब पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं है। और हमें इनैंशियोमर का मतलब पता है कि पेयर जब होता है ना, अगर वो पेयर एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और दोनों की ही अमाउंट 50-50% है, तो वो जो पूरा सॉल्यूशन जो होगा ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ एक इनैंशियोमर की बात करें, मतलब हम पेयर की बात नहीं करते हैं और सिर्फ उसका एक कंपाउंड की बात करते हैं, सपोज करते हैं जिसकी R कन्फिग्रेशन है, तो वो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ये अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर ये इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और बाकी सब इनमें से हम ऑप्टिकली एक्टिविटी के बेसिस पे भी देख सकते थे कि इन सब में जो है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें है, इसमें है, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसको चाहे तुम, क्योंकि इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 4 कोऑर्डिनेशन में टेट्राहेड्रल आएगा या स्क्वायर प्लेनर आएगा, तो कोई सी भी ड्रॉ कर लो, सब में POS होगी, तो ये तो होगा नहीं। तो ये पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही करेगा। इनकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगी और इसकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये फिर से कोऑर्डिनेशन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। मुझे ये लगा कि रिकॉर्डिंग बीच में बंद तो नहीं हो गई है। सो इसके बारे में बताना है कि कौन सा कलर्ड कंपाउंड है। तो हमें पता है कि कलर आता है ट्रांजिशंस की वजह से। जब जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जंप करता है, और फिर मतलब हम इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे पहले तो कुछ एनर्जी देके, और फिर कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो वो एनर्जी जो है वो अगर उसकी वेवलेंथ हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है तो वो हमें कलर देता है। और जिस हिसाब से जो वेवलेंथ होगी विजिबल रीजन में जिस कलर की, वही कलर हमें शो होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ये देख लेंगे कि किस किस में डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस इतने से ही काम चल जाएगा। क्योंकि देखो अगर हमारे पास डी, ये सारे ऑक्टाहेड्रल हैं तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है और सबकी स्प्लिटिंग तो होती है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ जाएगा, फिर वापस से आएगा, फिर से एनर्जी रिलीज़ करेगा, वेवलेंथ चेक करेंगे, विजिबल रीजन में अप्लाई करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऊपर खाली जगह होनी चाहिए ताकि ये ऊपर थोड़ी सी एनर्जी के लिए थोड़ी सी एनर्जी दे तो ये जा सकता है, मतलब इतनी सफिशिएंट एनर्जी दें कि यहाँ पे ये पहुँच जाए तो ऊपर जाए, और ऊपर तभी जा सकता है अगर ऊपर जगह होगी। सिंपल है ना। तो ये तो हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है, इसकी तो नियोन जैसी कन्फिग्रेशन होगी ना, तो इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। और ये हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है तो इसकी D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, इसके पास तो 10-10 डी इलेक्ट्रॉन है। ये निकल 2 पॉजिटिव है, इसके पास D8 की कन्फिग्रेशन होगी। और ये हमारे पास Mg2 पॉजिटिव है, इसके पास भी हमारे पास नियोन की कन्फिग्रेशन होगी, तो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कलर शो कौन कौन सा कर सकता है कि पहले तो डी इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें है, तो ये तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अब बात आती है इन दोनों में, तो इसमें तो ये केस काम आएगा अगर कि ऊपर जगह होगी डी ऑर्बिटल्स में, तभी तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये तो पूरा फील्ड है, इसमें तो D10 है, तो ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता, तो ये भी कलर्ड नहीं होगा। बचा कौन सा, ये, क्योंकि इसमें D8 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आराम से ट्रांजिशन कर सकता है ऊपर नीचे और ये कलर शो करेगा। कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा हमारा सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोल कंसेप्ट है बेसिकली। ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1000 ml ऑफ दिस NaCl solution. Consider that the density of the solution is density of the water is 1 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml। तो हमने ये पढ़ा है कि मास जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वो किस किस से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट से प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यही चीज़ हम क्या वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, सिर्फ एक केस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ओनली इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर इनकी डेंसिटी सेम है तभी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम मास की बात करें, यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखते हैं इसको। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस ये सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब जो जो वैल्यू इसमें दे रखी हैं वो पुट कर देते हैं। वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है 1.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है कितनी है 1000 ml, राइट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, प्लस में मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है हमें। ये चीज़ तो दे नहीं रखी, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है कि 3 मोलर NaCl है, तो 3 मास कितना हो गया, 3 मोल है, और इसका मोलर मास
इसका मोलर मास होता है 58.5 के आसपास। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालनी है, तो 1250 हो जाएगा ये, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ जाएगा 1250, ये उधर जाके -3 × 58.5, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा लगभग 1074 या 3.5 इसके आसपास आएगा लगभग। तो यही आंसर है, ये आंसर डायरेक्ट मैच हो रहा है इससे, बाकी तो आसपास इसके आ भी नहीं रहे। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यूजिंग 2 PT इलेक्ट्रोड। आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसअपियर्ड। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमने इसने यही दे दी कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है वो डिसअपियर हो जाता है और O2 गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि O2 गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि CuSO4 का सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का होगा, पहले तो यही पता होना चाहिए। और ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से अगर हमारे पास ब्लू कलर है तो मतलब ये डिसअपियर हो रहा है। तो डिसअपियर होने के लिए क्या हो सकता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ से तो ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। तो एक चीज़ तो हमें पता चली कि Cu2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और दूसरी बात कर रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ O2 हो रहा है। अब हमें ये भी पता है कि इस सॉल्यूशन में H2O प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होंगे और उसी से ही ऑक्सीजन बनेगी। सिंपल सी बात ये, और किसी से ऑक्सीजन बन नहीं सकती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 4OH जो नेगेटिव आयन है वो हमारे O2 में कन्वर्ट होंगे और बचे हुए H2O में, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 4OH नेगेटिव जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन है जो डिक्रीज होगी ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हमारे सॉल्यूशन की बेसिसिटी कम होगी, और बेसिसिटी कम होगी इसका मतलब होता है कि हमारी एसिडिटी हाँ जस्ट अ सेकेंड यार, एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो pH 7 से 0 की तरफ आएगी, या फिर इसकी पर्टिकुलर जो भी pH थी उससे कम आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 से अगर 0 की तरफ आ रही है तो <7 होगी pH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है काइनेटिक्स का, और वी कैन से कि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सो इसने लिख रखा है कि रिएक्टेंट R गिव्स n डिफरेंट प्रोडक्ट्स PR 1 2 3 एंड n की वैल्यू, R की वैल्यू दे रखी है हमें। द n पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द formation of the product of PR is Rk, where R is 1 2 3 and so on up to n for dk of R. What is the overall rate constant in terms of K? तो पहले तो पैरेलल रिएक्शन देखो। पैरेलल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट होता है और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है डिफरेंट रेट कांस्टेंट पे सेम टाइम पर। तो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये K3 हो गया मान लेते हैं, और यहाँ पे सो ऑन अप टू n प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, Pn, और यहाँ पे n के इसका रेट कांस्टेंट है।
तो इस टाइप के रिएक्शन को हम पैरेलल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ इसने इन्फॉर्मेशन अलग से दे रखी है। वो मान लेते हैं कि ये R है और कह रहा है कि इसका हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो K है P1, और जो P2 प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट है 2K, क्योंकि यहाँ पे R के दे रखा है ना, तो R की जगह 2 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे 3K और यहाँ पे P3, और ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा NK। ठीक है। अब देखो, हमें ये पता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सिर्फ R की कंसंट्रेशन से ही बन रहे हैं, मतलब R की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी वही डिक्रीज होगी और इन सब की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज होगी, राइट। तो जिस रेट से ये डिक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन, उसी वैसे ही जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी तो वैसे ही ये फॉर्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ decomposition of R is equals to rate of formation of PR। ये जिस रेट से डिकम्पोज होगा उसी रेट से हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इनको मिलाकर, राइट। तो इसका डिकम्पोजिशन का रेट अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा dR/dt, और किस पे डिपेंड करेगा ये KR। तो इसको मान लेते हैं हम ओवरऑल, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आया वो, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास R है और ये PR है और ये हमारे पास K ओवरऑल एक रिएक्शन है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए रेट कांस्टेंट है, ये हमें निकालना है। और अगर हम इंडिविजुअल बात करें कि अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ P1 बाय ये इसका रेट देखना हो P1 का, तो हमारे पास आ गया K इंटू R की कंसनट्रेशन। और फिर अगर हम P2 की बात करें तो ये हमारे पास आ गया, सारी फर्स्ट ऑर्डर है ये। अब Pn के बारे में बात करें तो ये हमारे पास आ गया NK/R। अब हमें पता है कि इन सब का सम करना पड़ेगा, तभी ये टोटल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इसका डिकम्पोजिशन ऐसा हुआ और इसका फॉर्मेशन ओवरऑल ये हो गया, यहाँ पे P आ जाएगा। तो इसका डिकम्पोजिशन का तो हमें पता है कि ये K ओवरऑल हो गया और ये R हो गया, और ये जो है इन सभी का सम आएगा। सोन अप टू NK R। अब हमें यहाँ से पता है कि R से R हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो बच गई वैल्यू वो K ओवरऑल K प्लस 2K एंड सोन अप टू NK, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे K ओवरऑल हम 1 प्लस 2 प्लस सोन अप टू N, और यहाँ पे K। और हमें पता है कि ये क्या बन रहा है AP, तो N इंटू N प्लस 1/2K, ये हमारे पास K ओवरऑल आ गया इन टर्म्स ऑफ K। हमें बस यही जानने की ज़रूरत थी कि जिस रेट से ये डिकम्पोज होगा उसी रेट से ये सारे फॉर्मेशन होंगे कंबाइन करके, ठीक है। इन सभी का अगर रेट हम कंबाइन करेंगे तो वो इसके डिकम्पोजिशन के रेट के इक्वल आएगा। अरे बेसिकली हमने ये पढ़ा है ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट सेम आएगा अगर वो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन है फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल केस इन विच चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितना है, 2 टाइम्स है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कह रहा है कि यूजिंग द हाइपोथेटिकल केस, ये हाइपोथेटिकल केस ही है क्योंकि ऐसा एक्चुअल में तो होता नहीं है। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन वुड बी इन न्यूट्रल सोडियम 23 एटम कंटेन। अब इसने क्या कह दिया कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है
तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो सकता है, होगा, मतलब हो सकता है, नहीं होगा, अगर न्यूट्रल एटम बनाना है हमें। लेकिन इस केस में हमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट दे दी, कह रहा है कि चार्ज 2 गुना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन का चार्ज 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन आएगा तो उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो हमें पता है कि 23 सोडियम Na11 के पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करेंगे पहले तो 23 माइनस 11, तो ये आ गई हमारे पास 12। तो ये 12, ये 12, ये 12, तो ये आंसर तो कैंसिल हो गया। और यहाँ हमें क्या दे रखा है, प्रोटॉन्स अगर हमारे पास 11 है, ठीक है, ये प्रोटॉन्स अगर 11 हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 22 होंगे, 2 टाइम्स होंगे ना, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है हमें। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 11 प्रोटॉन और 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स आएंगे, सिंपल। तो 11 इंटू 2 22 हो गए। अब ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन और ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिवर्सिबल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। कांस्टेंट प्रेशर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। और चौथा हमें दे रखा है फ्री एक्सपेंशन। चूज द order of sequence for the magnitude of work done, change in the volume is same for all the process। कह रहा है कि चेंज सेम होगा। तो सबसे पहले तो हमें वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, और ये पी एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब जो सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स वो आता है पॉजिटिव। फिजिक्स में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाती है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम फ्री, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम फ्री एक्सपेंशन को समझते हैं। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर हमारे पास पिस्टन है कोई ये, और ये एक्सपेंड होता है और जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमने ज़ीरो कर दिया। तो अगर बाहर से कुछ फोर्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम अंदर से भी कुछ फोर्स नहीं लगा सकते, अंदर से भी कुछ प्रेशर नहीं लगा सकते, तो वो ऑटोमेटिक हमारा जो वर्क डन है वो कुछ होगा ही नहीं, मतलब वर्क डन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ये देखें कि अगर पी एक्सटर्नल को डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में रखें तो डब्ल्यू जो है हमारा वो 0 इंटू डी वी, तो ये अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जो फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क है हमारा वो 0, सबसे कम, तो ये कैंसिल। और हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम पीवी का एक ग्राफ बना लेते हैं और हमें पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये वी इनिशियल मान लेते हैं और यहाँ पे आके हम वी फाइनल मान लेते हैं। और एक चीज़ और हमें पता है कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है वो हमारा गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के, मतलब बेसिकली स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, और ये गामा 1 से बड़ा होता है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है हमारा वो आइसोथर्मल से ऑलवेज बड़ा ही होगा।
तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इनिशियली थे, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा आइसोथर्मल के लिए और ये हमारा एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि इसने रिवर्सिबल प्रोसेस ले रखी है। तो अब यहाँ से हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा ये किसके लिए है, आइसोबैरिक के लिए, तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। और फिर हमारा आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं ये। तो 15 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको इन क्वेश्चन में, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये कैसे कर दिया, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से डिस्कस कर दूंगा एक बार। ठीक है, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय।